नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अब एनडीए की सरकार है और इस एनडीए की सरकार में क्या अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, क्या अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ मिट चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर रोज़ आजकल बिहार में कितना अपराध हो रहा है, कितने जगह पर आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे हैं। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आगे चुनाव पर भी चर्चा होगी। रुपौली में उपचुनाव होना है। तेजस्वी यादव कब आएंगे पटना, देखना होगा क्या अनाउंस होता है, क्योंकि सीपीआई ने भी दावा किया है। फिलहाल बात आपराधिक घटनाओं पर। आपराधिक घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, जनवरी में 28 जनवरी को महागठबंधन की सरकार चली गई, एनडीए की सरकार आई, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके बाद तुरंत चुनाव हो गया। अब जब एनडीए की सरकार है, मतलब काम कर रही है, कैबिनेट की मीटिंग हुई, लेकिन बिहार में अब एनडीए के शासनकाल में तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं खूब आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, खूब चर्चा हो रही है। ये देखिए, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं। जो बिंदु को उठा रहे हैं वो तो बहुत मौजूद है। विपक्ष के नेता के नाते वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। निश्चित रूप से एक ये जनमानस में ये बात जा रही है कि हाल के दिनों में कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हत्या, लूट, छिनतई, बैंक डकैती, ऐसी घटनाओं की तो रोज़ आए दिन सुनने को मिल रहा है। पहले तो शराब की खपत कहीं ना कहीं पकड़ी जाती थी, अखबारों की सुर्खियां बनती थी। जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, यह भी कानून व्यवस्था कहिए पूरे तंत्र की विफलता का ही परिणाम था। लेकिन अब हत्या, लूट, ऐसी घटनाओं में वृद्धि होना तो आम लोगों के लिए चिंता का विषय है। आपको याद होगा, ऐसे ही घटनाओं की जब एक ही अभी वो घटना नहीं हो रही है कि फिरौती के लिए अपहरण, लेकिन बाकी अपराध की जितनी संगीन घटनाएं हैं वो तो हो रही है। तो विपक्ष के नेता के नाते तेजस्वी ने जो सवाल उठाया है, ये सवाल का सरकार को कहीं ना कहीं बिल्कुल इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये अपराध के आंकड़ों के भ्रमजाल में फंसने से जनता को राहत नहीं मिलेगी। जनता को सुकून चाहिए और जान माल की सुरक्षा, हिफाजत करना राज्य सरकार का सर्वाधिक ये सबसे मौलिक दायित्व है। और इस फ्रंट पर तो मुझे लगता है जो बात आज वो कहते हैं कि शासन की हनक समाप्त हो गई, पुलिस की हनक समाप्त हो गई है, इकबाल समाप्त हो गया है, इन्हीं सब घटनाओं को देखकर होता है। तो ये जो आपराधिक घटनाओं को लेकर से कहता है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, अपराध तो होता ही है, हत्या होगी ही, जो आपराधिक घटनाएं हैं वो तो होती है, लेकिन उस पर लगाम कितने लिए लगाया जाता है, प्रिवेंशन कितना। यही मैं सवाल कह रहा हूँ कि जब लालू जी का और राबड़ी देवी का शासन 15 साल का था, तो जो लोग जंगल राज की बात करते थे, यही परसेप्शन बना था। अपराधियों का मनोबल इस तरह से आप देखिए ना, अभी एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम पर हमला होता है, कहीं बालू माफिया जो चेक करने जाता है उसी पर उसको रौंद दिया जाता है। ऐसी घटनाएं क्या गवाह है? ये गवाह है कि शासन का इकबाल ख़त्म होता दिख रहा है। तो इसको कौन रोकेगा? वे बिहार में डीजीपी अभी बने, बहुत उम्मीद थी इनसे, हाँ, भट्टी साहब से, कि आए हैं तो कुछ निश्चित रूप से सुधार का होगा। लेकिन तो मुझे तो अब दिखता नहीं है कहीं कि भट्टी साहब के आने के बाद प्रदेश में कोई व्यापक सुधार कहीं दिखा, वो तो दिख नहीं रहा है। इसलिए जो बात आप बता रहे हैं कि अपराध की घटनाएं होंगी, राम राज्य नहीं है, लेकिन अपराध की घटनाओं के बाद पुलिस को जैसी तत्परता चाहिए, आप फिर दिन दहाड़े कहीं अपराध कराए, इसका मतलब कानून का भय, पुलिस का भय समाप्त हो गया है। ये इस बात का प्रमाण है। आखिर इतने बेखौफ हो गए हैं अपराधी कि राजधानी पटना में आप देखें ना कि दिन दहाड़े अपराध की घटनाएं हो रही हैं, जहां की पूरी पुलिस महकमा सरकार बैठी हुई है। ये क्या सूचक है? और आम जनता जो पटना से दूर बैठे हैं वो इससे क्या संदेश लेंगे कि जब आदमी राजधानी में इस तरह की वारदात हो रही है तो यहाँ कौन उसका माई बाप है? इसलिए तेजस्वी ने जो बात की है, बार बार जो रोज़ मैं देखा अभी 2-3 दिन, खासकर बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जो तेजस्वी यादव का बयान आया है, सरकार को इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने अभी कई विभागों की समीक्षा की है, विशेष रूप से कानून व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। और कहीं लगे कहीं, आज आप कहीं बिहार में कहीं आए दिन 4-4, 5-5 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा सड़क जाम होती है। अभी आप देखिए 2 पुल यहाँ बना है, अब वो जेपी सोती में 2-2 दिन तक जाम लगा रहता है, मतलब कई किलोमीटर की लंबी लाइन। ये क्या सूचक है? ये मतलब है कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस कहीं संवेदनशील नहीं रह गई है। ऐसे ही धीरे धीरे एक आदमी के मन में ये जब समाता है कि अब लगता है कि कानून व्यवस्था नहीं रह गई है, पुलिस निरंकुश हो गई है, अपराधी बेखौफ हो गए हैं, तब एक परसेप्शन बनना ये दुखद है। आप यदि बिहार का विकास चाहते हैं तो पहले लोगों के जान माल की हिफाजत करना, कानून व्यवस्था में सुधार करना, ये सरकार का मौलिक दायित्व है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ शिथिलता दिख रही है।
चिंता दिख रही है। देखिए, हम अगर बात कर रहे हैं विपक्ष की, क्योंकि अभी तो हाउस भी होना है, हाउस का सेशन होना है, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र होना है, आपको लगता है कि इन मुद्दों पर काफ़ी हंगामा होगा? देखिए, हर सेशन में चाहे सरकार किसी की हो, कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी तो मुद्दा होता ही है, लेकिन सरकार कितना संवेदनशील होकर ऐसे मुद्दों से भिड़ती है, ऐसे मुद्दों को समाधान। मैंने आपसे कहा ना कि किसी भी राज्य सरकार के लिए कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का सब्जेक्ट है। आपको यदि यहाँ पुलिस बल की कमी है तो केंद्र से मदद लीजिए, लेकिन अब तो यह भी नहीं कहा जा सकता है कि बिहार में पुलिस का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, पुलिस बल की संख्या बढ़ी है, आप उसको अत्याधुनिक हथियार से लैस के हैं, आखिर तब भी अपराधी बेखौफ होकर इस तरह से क्यों अपराध कर रहे हैं? और कहीं न कहीं जो बाजात कहते हैं, देखिए यूपी में जो बुलडोज़र संस्कृति की बात होती है, आप उसके संदेश को समझना होगा। बुलडोज़र की कार्रवाई का मतलब है सख्त कठोर कार्रवाई। जनता तो अपराधी की कोई जात नहीं होती है, इस बात को पहले समझिए। अपराधी को यदि सत्ता का संरक्षण मिलने का, जैसा आरोप तेजस्वी ने कहा कि सत्ता से संरक्षित अपराध हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो इसको सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप में, पलटवार आरोप और पलटवार से तो काम चलेगा नहीं। जनता को चाहिए एक कहीं सुकून महसूस करे, लोगों के मन में ये भय नहीं पैदा हो कि फिर वो पुराने दिन लौट रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार जब शासन में आए थे, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रारंभ का 3 साल लोगों ने एक चेंज महसूस किया था, कानून व्यवस्था के संदर्भ में खास रूप से। वो स्थिति नहीं लौटनी चाहिए, इसलिए समय रहते आम लोगों की जनभावना है। और तेजस्वी जो सवाल उठा रहे हैं, आखिर तो उनका हक है। यही तो आज यदि विपक्ष में है वो, तो सरकार की प्रशंसा करेंगे क्या? लेकिन ये तो कहने का जब अवसर मिल गया है। अब मैं देख रहा था कि 2 दर्जन से अधिक अपराध की घटनाएं हुई हैं, और उसको सामने रखकर राजधानी पटना में पिछले पखवाड़े में जितनी घटनाएं सामने रखकर उन्हें सवाल उठाया है कि आखिर क्या हो रहा है। तो सरकार को इसका, देखिए, आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं पुलिस को सख्ती दिखानी होगी, और सुस्ती से काम नहीं चलने वाला है। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। अपराध तो बिल्कुल थम नहीं जाएगा, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन संगठित अपराध जिस ढंग से हो रहे हैं, आली बालू माफिया, शराब माफिया, ज़मीन माफिया, ये तो संगठित अपराध है, इसको तो रोका ही जाना चाहिए। कौन लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन कहाँ कानून बन गया। आपको याद होगा विधानसभा के पिछले सत्र में विशेष पुलिस विधेयक बना, पुलिस को कानून अधिकार दिए गए। अब सिर्फ जुमला से और भाषण देने से काम नहीं चलेगा कि कार्रवाई होगी, हमने कानून बना, कहाँ कहीं होता दिख रहा है। इसलिए समय रहते सरकार को, जो सुशासन का दम भरने वाली सरकार है, खासकर कानून व्यवस्था के सवाल पर सख्ती दिखानी चाहिए, कठोरता दिखानी चाहिए, और पुलिस को एक्टिव दिखनी चाहिए। पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार की तो बात हमने की, सरकार पर कैसे अपराधी जो हैं वो हावी होते जा रहे हैं, अपराधियों पर कैसे लगाम लगाना चाहिए। जो डीजीपी हैं आर एस भट्टी, उनके लिए भी एक बड़ी नसीहत है। बात जब हम चुनाव की भी करते हैं, रुपौली में उपचुनाव होने हैं, तेजस्वी यादव फिलहाल तो पटना में नहीं है, 1-2 दिनों में उम्मीद है पटना आएंगे, आरजेडी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। लेकिन क्या लगता है, बीमा भारती को ही सिलेक्ट करना होगा, या फिर सीपीआई जो डिमांड कर रही है विकास मंडल को लेकर, उन्हें टिकट मिलेगा? क्योंकि सामने में कलाधर मंडल को तो जेडीयू ने दे दिया। बड़ी हैरानी होती है, 10 जुलाई को उपचुनाव होना है रुपौली विधानसभा सीट के लिए। वो जदयू की विधायक थी बीमा भारती, उन्होंने इस्तीफा देकर राजद ज्वाइन किया, और पूर्णिया से वो लोकसभा से चुनाव लड़ी थी, हार गई, उनकी जमानत भी जब्त हो गई, तीसरे स्थान पर रहे। अब उस सीट के लिए जब चुनाव हो रहा है, हैरानी इस बात के लिए है, यदि तेजस्वी पटना में नहीं है, बाहर हैं, और 10 जुलाई को चुनाव होना है, अभी तक वहाँ के लोगों को पता नहीं है कि महागठबंधन का विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा। नीतीश कुमार जो जदयू के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी कि कलाधर मंडल उनके कैंडिडेट होंगे। पिछले चुनाव में वो निर्दलीय थे। और उसी तरह से आप देखा होगा आपने कि लोजपा आर के से जुड़े थे शंकर सिंह, पूर्व विधायक। अब वो गठबंधन धर्म के हिसाब से जब वहाँ जदयू ने कैंडिडेट दे दिया, तो लोजपा तो अब सहयोगी दल है एनडीए में, तो शंकर सिंह को कोई अब रास्ता नहीं दिखा, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। और अभी महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा, बीमा भारती को कहीं फिर टिकट मिलेगा, राजद उम्मीदवार बनाएगा, कि यदि नहीं बनता है तो ये भी चर्चा ही है कि उनके पति अवधेश मंडल वहाँ चुनाव लड़ेंगे। अवधेश मंडल को आप लगता है कि आरजेडी टिकट देगी किसी हाल में? देखिए, हमें तो थोड़ा अभी जिस ढंग से तेजस्वी अपनी पार्टी की एक छवि बदलना चाहते हैं, एम बाई करना चाहते हैं, मतलब माई से बाप,
फिर A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं, और एक कहीं ना कहीं एक दागदार और बदनाम छवि वाले ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाने की भरसक कोशिश करते हैं। तो इसी जगह मुझे संदेह होता है कि शायद वो अवधेश मंडल की बजाय बीमा भारती को ही देना ज़्यादा ही श्रेयस्कर समझेंगे। 2020 में ये सीट सीपीआई के पास थी, तो सीपीआई दावा कर रही है, कह रही है कि गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। तो कहीं अगर सीपीआई को देते हैं तो फिर आरजेडी में भी कहीं ना कहीं विद्रोह। देखिए, बीमा भारती कई 5 चुनाव जीती थी, और अब इस बार यदि वो बीमा भारती जदयू के विधायक से न राजद की विधायक बनी है, तो राजद आप ज्वाइन करा लिए, तो दावा तो सीपीआई कर रही है, तो उसका स्वाभाविक दावा है। सीपीआई दावा कर रही है कि वो सीट हमारी रही है, हमें लड़ने का अवसर मिला। तो अभी तो महागठबंधन में ही द्वंद्व है, और इसके कारण भी देर हो रहा है, और तेजस्वी के पटना से बाहर रहने के कारण कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने आपसे कही हैरानी की। एक बात तय है कि अब जो रुपौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव है, वो भी पूर्णिया सीट की तरह दिलचस्प हो गया है। अब तो कहीं ना कहीं शंकर सिंह और अवधेश मंडल का जलवा दिखेगा ना वहाँ, जो उनकी छवि है बाहुबली छवि है। और पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं निर्दलीय, उनकी भी छवि वही है। एक चुनौती कि क्या वहाँ आरजेडी जीतती है, क्योंकि पप्पू यादव जब चुनाव लड़ चाहेंगे वो, और पप्पू यादव तो निश्चित रूप से आपने देखा कि शंकर सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि भाई हम लोग तो पप्पू यादव जी से इंस्पायर्ड हैं। मतलब जिस ढंग से उन्होंने जंग लड़ा, चुनावी जंग, आज जीते हैं निर्दलीय, तो हम लोग उसी राह पर सोचते हैं कि जनता का समर्थन लेंगे। और उन्होंने कहा कि हम तो 25 वर्ष से जनता की सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो अभी इस बार रुपौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव है, बड़ा दिलचस्प हो गया है। और ख़ासकर वहाँ तो अब फिर बाहुबलियों की धूम होगी। एक तरफ शंकर सिंह होंगे, एक तरफ फिर अवधेश मंडल होंगे, और प्रत्यक्ष परोक्ष जिस रूप से रही है, कहीं पप्पू यादव का भी जलवा दिखेगा वहाँ किसी न किसी रूप में। जिम्मेदारी जेडीयू की ओर से लेसी सिंह की भी होगी, लेसी सिंह को चुनाव जितवाना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि अब वो रुपौली विधानसभा सीट का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है, और वहाँ के लोग इंतज़ार करें पहले कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। अब यही द्वंद्व है, बीमा भारती होंगी कि नहीं होंगी, कि सीपीआई के खाते में जाएगी, कि अवधेश मंडल के खाते में जाएगी। तो क्या अवधेश मंडल चुप रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो घोषणा आ चुकी है कि अवधेश मंडल ने चुनाव लड़ने की बात भी कह दी है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अभी महागठबंधन की ओर से, राजद की ओर से प्रत्याशी की घोषणा का इंतज़ार है, लेकिन चुनाव तो दिलचस्प होता दिख ही रहा है। चुनाव जो है वो दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ अरुण पांडे जी थे, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार। क्या कुछ उन्होंने बताया, क्या उनका नज़रिया था, और क्या पॉलिटिकल चश्मे से एंगल बन रहा है, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।